हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस जिसको कहते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि भारतीय दंड संहिता का परिवर्तित रूप है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। यह एक पूरी सीरीज होगी। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जहां जहां संशोधन हुए हैं, पूरी आईपीसी के पुराने प्रोविजन क्या थे, नए प्रोविजन क्या है, जो धाराएं पहले थी आज की स्थिति में बीएनएस के अंतर्गत, उसमें नई धारा के रूप में वह किस रूप में प्रतिस्थापित की गई है, इन सभी बातों को इस तरीके से हम इस वीडियो की सीरीज में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एक एक जो डाउट है वह पूरी तरीके से निकल जाए। भारतीय न्याय संहिता जब से अस्तित्व में आई है, 1 जुलाई से यह लागू होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट बना हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे हमको इसको तैयार करना है। तो इन सभी समस्याओं को हम तुलनात्मक रूप से इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि जितने भी प्रोविजन थे पहले आईपीसी के अंतर्गत, वह किस रूप में अब परिवर्तित हुए हैं और उनकी धाराएं कहाँ-कहाँ पर जो है चेंज कर दी गई हैं। तो यहाँ पर हम एक तरीके से आपको दोनों ही बातों पर, दोनों ही संहिताओं के साथ में डिस्कस करते हुए इस पूरी सीरीज को जो है खत्म करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्वाइन भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, और ताकि इसका अधिकतम लोगों को बेनिफिट मिल सके। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता नया कानून है, तो यहाँ पर लोगों के सामने एक बड़ी कंफ्यूजन है कि हमको किस तरीके से एमसीक्यूज यहाँ पर पूछे जाएंगे, हमको कैसे उसको तैयार करना है, कैसे पढ़ना है। तो हम सारी समस्याओं का समाधान इस सीरीज के अंतर्गत ले आए हैं, और इसी के क्रम में हम सीआरपीसी या जिसको आप बीएनएस कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों ही नए कानूनों को हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको पीसीएसए और एपीओ, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, अगर हिंदी भाषी प्रदेश है तो वहां से लोकल, माइनर, मेजर एक्ट के जो वीडियो हैं एमसीक्यूज के रूप में मिल जाएंगे। आप उसको देखिए, पढ़िए और तैयारी को अपनी बेहतर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं भारतीय न्याय संहिता को, और देखते हैं कि यहाँ पर जो क्या क्या महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं और हमारे लिए किस प्रकार से वह आवश्यक हैं। तो भारतीय न्याय संहिता, इसका नाम है, संक्षिप्त नाम, क्योंकि धारा 1 के अंतर्गत जो है यहाँ पर यह बताया गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। तो इसके अंतर्गत जो धारा 1 का खंड 1 है, इसी में आपको मिलेगा भारतीय न्याय संहिता 2023। इस अधिनियम का, इस संहिता का संक्षिप्त नाम है। अब देखिए, हर जो अधिनियम बनाए जाते हैं उनके भी एक उद्देश्य हैं। जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, उसकी उद्देशिका, हम भारत के लोग, भारत को फला फला, इस तरीके से वह उसकी उद्देशिका है, उसमें बताया गया है कि वह कानून किस लिए बनाया गया है। इसी तरीके से भारतीय न्याय संहिता है, इसकी भी अपनी एक उद्देशिका है। तो इस उद्देशिका के अंतर्गत यह बताया गया है कि यह कानून किस लिए बनाया गया है। तो यह अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने और उससे संबंध या उनसे आनुषंगिक विषयों के लिए इसको अधिनियमित किया गया है, या अधिनियम यह बनाया गया है। तो यह इसकी उद्देशिका है। जबकि आईपीसी की उद्देशिका क्या थी, तो भारतीय दंड संहिता की उद्देशिका यह था कि यह जो है साधारण दंड संहिता था। तो भारत के लिए एक साधारण दंड का प्रावधान करने के लिए जो अंग्रेजों ने जो संहिता बनाई थी। इसके बाद जो है आप देखेंगे आगे के जो प्रश्न हैं, हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो सामान्य प्रश्न हैं उसको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ट्रेडिशनल हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस जैसे हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, वह जो पहले पूछे जाते थे वह आज भी पूछे जाएंगे। उनका भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता के नाते कोई महत्व नहीं है, बल्कि इसलिए महत्व है क्योंकि वह दंड के बारे में प्रावधान करते हैं। जैसे आप धारा 34 पढ़ते थे आईपीसी की, जिसके अंतर्गत सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य, इस तरीके के जो प्रावधान है, तो वह कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, उसको आईपीसी में भी सेम वही रखा गया है, और आपके भारतीय न्याय संहिता में भी उसको सेम रखा गया है। तो इसलिए उसका जो ऊपर जो केस ला है, उस केस को हमको पढ़ना ही है, उसके लिए हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरीके की। तो धारा बदल जाने से वह कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाता है। वह जो पुराने केस थे, जैसे आप वो सिंधु नदी वाला केस देखते हैं महमूद शाह का, इसी तरह से वीरेंद्र कुमार घोष का केस देखते हैं, इसी तरीके के और जो कॉन्सेप्ट, मेंसरिया का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है और अपराध के चरण क्या है, ये सारी चीजें पहले भी थी, आज भी हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन हुआ है धाराओं में, और कुछ बातें जोड़ी गई हैं, कुछ बातें हटाई गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, इसकी मूल आत्मा नहीं बदली है, मूल आत्मा वही है, नाम बदला है। तो आइए शुरू करते हैं इसके प्रश्नों के सिलसिले को और देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की प्रवर्तन तिथि क्या है। तो प्रवर्तन तिथि इसकी 1 जुलाई 2024 है, और बन के तैयार हुआ है 25 दिसंबर 2023 को। तो
बन करके तैयार होने से तात्पर्य यह है कि इस दिन राष्ट्रपति के द्वारा इस पर अपना हस्ताक्षर किया गया और इसके पहले ही लोकसभा और राज्यसभा से यह पारित हो चुका था। राष्ट्रपति का जिस दिन हस्ताक्षर होता है किसी कानून पर, वही कानून उस दिन जो है अधिनियमित माना जाता है या बन करके तैयार माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक आपने आईपीसी को पढ़ा था, तो आईपीसी के अंतर्गत आपने देखा था कुल 511 धाराएं थी और 23 अध्याय थे। लेकिन आपकी बीएनएस के अंतर्गत अर्थात भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपकी कुल 358 धाराएं हैं और कुल 20 अध्याय हैं। तो यहाँ पर यह सबसे पहला जो बिंदु है इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि यही सारे प्रश्न हैं जो आपसे बार बार अब रिपीट किए जाएंगे। तो भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? तो 358 धाराएं हैं और 20 अध्याय हैं इस संहिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता को अधिनियमित किया गया था। तो अधिनियमित से तात्पर्य यह है कि यह अधिनियम के रूप में बन करके तैयार हुआ है। कई तारीख को बनकर या किस तिथि को बनकर के तैयार हुआ है? यह 25 दिसंबर 2023 को बनकर के तैयार हुआ है, अर्थात इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगी है और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अर्थात कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो पहला विकल्प देखेंगे, संहिता के अलग अलग उपबंधों के लिए अलग अलग तारीखें नियत की जा सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस पूरी संहिता को एक ही बार में लागू कर दिया जाए। यहाँ पर यह बताया गया है कि इसके अलग अलग उपबंध जो हैं उनको लागू करने के लिए अलग अलग तारीख नियत की जा सकती है। धारा 1 का दूसरा खंड देखेंगे, वहां पर यह मिलेगा आपको बीएनएस के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। तो यह जो है कथन सही है। दूसरा देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल भारत के भीतर प्रत्येक कार्य या लोप के लिए इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा वह दंडनीय नहीं होगा। यह बात भी बिल्कुल सही है और धारा 1 का जो दूसरा खंड है इसके अंतर्गत यह बात बताई गई है। तीसरा है कि जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से बाहर किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के बाहर किया गया था। तो मानो वह कार्य भारत के बाहर नहीं किया गया था, बल्कि यह समझा जाएगा कि मानो वह जो कार्य है वह भारत के भीतर ही किया गया था। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही नहीं है, क्योंकि बीएनएस की धारा 1 खंड 4 के अंतर्गत और इसी प्रकार से आईपीसी के अंतर्गत आप देखेंगे धारा 3 के अंतर्गत यह आपको प्रावधान यही सेम मिलता है। जो प्रावधान आईपीसी में धारा 3 के अंतर्गत रखा गया था वही प्रावधान बीएनएस में धारा 1 का चौथा खंड के अंतर्गत रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा कार्य करता है कि अगर वही कार्य भारत में किया जाता तो वह अपराध होता, लेकिन उसको विदेश में किया गया है, हो सकता है विदेश में वह अपराध न हो, लेकिन फिर भी चूंकि वह भारत के नागरिक है और भारत के कानून के अनुसार उसने जो है अपराध किया है, तो वह माना जाएगा कि वह अपराध किया है और भारत में जहां भी पाया जाएगा वहां पर उसका विचारण किया जाएगा। यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही नहीं है। इसके अलावा चौथा देखेंगे कि इस संहिता में की कोई बात भारत के सैनिकों के द्वारा विद्रोह और अभ्युत्थान के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो यह बात भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई भारतीय सैनिकों के द्वारा कोई अपराध किया गया और जो सैन्य विधि है अर्थात मार्शल लॉ के तहत उसको दंडित किया गया है, तो वहां पर इस संहिता का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा और यह दिया गया है धारा 1 खंड 6 के अंतर्गत। और इसी प्रकार का जो प्रावधान है आपकी आईपीसी में कहाँ मिलता है? तो भारतीय दंड संहिता या आईपीसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो धारा 5 के अंतर्गत वह प्रावधान किया गया था, तो उसको अब कहाँ कर दिया गया है? तो धारा 1 के खंड 6 के अंतर्गत कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है? तो देखिए यह भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता से इसका संबंध नहीं है, बल्कि इसका संबंध है दंड प्रणाली से, न्याय प्रणाली से इसका संबंध है। तो अपराध के लिए कौन से आवश्यक तत्व हैं? तो अपराध जो है जब गठित होता है तो उसी अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती हैं हमारी संहिताएं, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो या दंड संहिता हो। तो अब जो है अपराध के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन सी बातें हैं? तो पहली बात, एक मानव प्राणी होना चाहिए। दूसरी बात, उसके मन में दुराशय हो और उस दुराशय के अग्रसर में उसने आपराधिक कार्य किया हो। तो यहाँ पर यह तीनों जो है
अपराध के आवश्यक तत्व हैं, लेकिन उसका हेतुक जो है यह आवश्यक तत्व अपराध का नहीं है। अब अपराध के यहाँ पर देखेंगे 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें पहला है मानव, दूसरा है आपराधिक मन स्थिति या जिसको दुराशय या मेंसरिया कहा जाता है, तीसरा है ऐसा जो है कार्य उसका आपराधिक होना चाहिए, और उसके बाद आता है कि आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति होनी चाहिए। तो यह जो है अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, यह कॉन्सेप्ट पर है, जैसा कि ये पहले भी पूछे जाते थे, आगे भी पूछे ही जाते रहेंगे, कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय ऐसा न रहा हो, जिसे आपसे कभी कभी लैटिन के रूप में पूछ सकता है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन सिट्रिया, और इस सूक्ति को आप लोग याद रखेंगे। हालांकि जो पुराने छात्र होंगे उनको याद ही होगा, लेकिन नए छात्र भी इसको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये सारी ऐसी सूक्तियां हैं जिनको आप मेंस में जब इसका उल्लेख करते हैं तो वहां पर इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसका नंबर भी आपको सही मिलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यह है कि आपराधिक कानून का एक सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है, अर्थात इसका अर्थ कौन सा इस विकल्प में से बताता है। तो एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिटिया रिया का तात्पर्य है कि अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया इन दोनों का ही एक साथ होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व तो नहीं है। तो किसी भी अपराध के अंतर्गत दुराशय होना चाहिए, तभी वह अपराध जो है अपराध माना जाएगा। अर्थात सामान्य बात में कहें कि अगर कोई कार्य है और वह विधि विरुद्ध कार्य है और उसको बुरे आशय के साथ या अपराध करने के आशय के साथ किया जाता है, तभी उस कार्य को अपराध माना जाएगा, अन्यथा उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसके अंतर्गत यह पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कार्य है अगर उसका आपने कर दिया तो मान लिया जाएगा कि आपने अपराध किया है, चाहे आपका दुराशय हो चाहे ना हो। तो इसके अंतर्गत हमला है, ये इसमें दुराशय आवश्यक है, मानहानि है, रिष्टि है। इन सारे कार्यों में आपको साबित करना होगा कि दुराशय था, लेकिन द्विविवाह के मामले में आप यह कठोर दायित्व के अंतर्गत आता है। इसमें दुराशय की आवश्यकता नहीं होती कि आप साबित करिए कि हमने बुरे आशय से या अच्छे आशय से कार्य किया, लेकिन हमको नहीं पता था कि यह अपराध है। क्योंकि आप द्विविवाह कर रहे हैं, एक विवाह के कायम करते हुए आप दूसरा विवाह जो है कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपकी दुराशय जो है ये कोई मायने नहीं रखेगा और जो दोषी व्यक्ति है वह दंड का भागीदार होगा। तो कुछ अपराध हैं जहां पर दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिसे कहा जाता है दुराशय के अपवाद। तो दुराशय के अपवाद से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर अपराध का आशय साबित करने की जरूरत नहीं होती है, यह कठोर दायित्व से संबंधित होते हैं। अगर आपने कार्य कर दिया तो वह कठोरता पूर्वक आपको दंड दिया ही जाएगा, दुराशय वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें पहला है द्विविवाह है, दूसरा है लोक उपताप जिसे पब्लिक न्यूसेंस कहा जाता है, और तीसरा है आपराधिक अपलेख, और चौथा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय की अवमानना। यह 4 अपराध ऐसे हैं जो कि कठोर दायित्व से संबंधित अपराध कहे जाते हैं या दुराशय का अपवाद कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी अपराध तब भी घटित होता है भले ही वह आपराधिक मन स्थिति के साथ कारित न किया गया हो। तो अपराध जो है तब भी घटित किया जाता है, चूंकि सामान्य नियम तो यह है कोई अपराध कोई कार्य तभी अपराध होगा जबकि वह आपराधिक मन स्थिति के साथ अर्थात मेंसरिया के साथ किया गया हो। लेकिन यहाँ पर आपको अपवाद दिखे, जैसा कि आपने उन 4 अपराधों के मामले में जो दुराशय का सिद्धांत है वह लागू नहीं होता है। तो इसलिए नहीं लागू होता है क्योंकि वह कठोर दायित्व के अंतर्गत आते हैं, और इसलिए यहाँ पर मन स्थिति के साथ नहीं भी किया जाता है तब भी वह अपराध माना जाता है। अब दुराशय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, और ये केस पहले भी उतने ही रेलिवेंट थे, आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं। आर बनाम अलाडे का केस है, निकोलस बनाम हॉल, आर बनाम प्रिंस का केस जिसमें न्यायाधीश का नाम अक्सर पूछा जाता है। आर बनाम प्रिंस के मामले में कौन जज थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह किस सन का केस है। आर बनाम आर या क्वीन बनाम टालसन का केस है। सेराम बनाम डी रूटजन का मामला है जिसमें जस्टिस राइट थे, न्यायाधीश राइट थे। इन्होंने यह कहा था कि प्रत्येक अपराध अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित होता है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। तो यह स्टेटमेंट आपसे आगे देखेंगे कई प्रश्नों में डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित होता है। और
जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। तो जस्टिस राइट ने कहा था, किस केस में कहा था, तो केस का नाम है सिराज बनाम डी रुटजन का केस। और इसी केस में इन्होंने यह जो स्टेटमेंट है वह दिया गया था। बाद में जो यह सिराज बनाम डी रुटजन का केस है, इस मामले में जो यह मत व्यक्त किया गया, इसी मत को महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद पांडे, इन सब मामलों में भी इसी जो कॉन्सेप्ट है उसको मान्यता प्रदान की गई थी। आगे है बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स बनाम पाइपर का केस, काम बनाम प्रेसवी। और इस मामले में निर्णय क्या दिया गया कि दुराशय के सिद्धांत को एक अमेरिकी अधिनियम में मान्यता मिली थी सबसे पहले। यह काम बनाम प्रेसवी का मामला था। इसके बाद आपसे एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ब्रेड बनाम वुड, और यह किस लिए पूछा जाता है, तो दुराशय के पुनर्जीवन से संबंधित कौन सा केस है, तो ब्रेड बनाम वुड का केस है। इसके अलावा और जो केस है, ब्रेड बनाम विंचेस्टर कारपोरेशन, रणजीत डी उडेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य, यह महत्वपूर्ण है। कई बार रणजीत पूछा जाता है, कई बार रणजीत डी उडेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस पूछा जाता है। वो किससे संबंधित है, कठोर दायित्व से। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी अपराध को पूर्ण होने के लिए साधारणतया दुराशय की आवश्यकता होती है। मामले की परिस्थितियां आपराधिक आशय का निर्धारण करती हैं। तो जो जिस परिस्थिति में अपराध हुआ है उससे निर्धारित होता है कि जो अपराध किया गया है वह आपराधिक आशय के साथ किया गया है या नहीं किया गया है। इसी प्रकार से आप अगला केस देखते हैं, महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज का केस। इसमें जस्टिस सुब्बा राव थे और यह जो है 1965 का मामला है। आगे है अगला प्रश्न, अगला केस जो है यह नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य का है। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज के अपने निर्णय को मान्यता दिया और कहा कि दुराशय को एक अपराध का आवश्यक तत्व तब तक माना जाए जब तक कि कोई विधि स्पष्ट शब्दों के द्वारा इसे आवश्यक तत्व को स्वीकार न कर ले। तो यहाँ पर जो ये केस है, यह केस आपके लिए मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्री के लिए तो है ही, स्टेटमेंट इसके सारे जितने भी हैं उसको याद रखेंगे। मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वीट बनाम पार्सले का मामला है, गुजरात राज्य बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद पांडे, आर.एस. जोशी बनाम अजित मिल्स लिमिटेड, भारत संघ बनाम जे अहमद, ये सभी मामले जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे मेंसरिया के संदर्भ में। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि कौन सा वाद मेंसरिया के पुनर्जीवन से संबंधित है। अभी हमने देखा कि मेंसरिया के पुनर्जीवन से संबंधित कौन सा केस है, तो मेंसरिया के पुनर्जीवन से संबंधित केस जो है वह है ब्रेंड बनाम वुड का केस। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर ब्रेंड बनाम वुड का जो केस है यह किससे संबंधित है, तो मेंसरिया के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है। बाकी जो सिराज बनाम डी रुटजन है या ब्रेंड बनाम विंचेस्टर कॉर्पोरेशन है, यह जो है आपराधिक मनस्थिति और सांविधिक अपराध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस मामले में यह कहा गया था कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए। अब यह केस आपसे पूछा जाता है बार बार, और यह केस और यह स्टेटमेंट आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। सिराज बनाम डी रुटजन का मामला था और इसी मामले में न्यायाधीश कौन थे, तो राइट थे, जस्टिस राइट इनका नाम था। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। तो यह कुछ कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो सवाल पहले बना करते थे उसको हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। इसके बाद क्योंकि यह 5-6 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, और इसके बाद हम सीधा संहिता पे आएंगे और संहिता के अंतर्गत जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आशय क्या था, या उसको दंडित करने का आधार क्या था, किस ग्राउंड पर उसको दंडित किया गया था। तो आर बनाम प्रिंस का जो मामला है, इसलिए प्रिंस को दंडित किया गया था, जस्टिस इसमें ब्लैकबर्न थे। यह भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि आर बनाम प्रिंस के मामले में न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश ब्लैकबर्न थे। और इसका सन कभी कभी पूछ लिया जाए तो 1875 का मामला है। ये 1900 नहीं बल्कि 1875 का मामला है। और यह आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में इसलिए उसको दंडित किया गया था क्योंकि उसका कार्य जो है वह अवैध था और विधि के द्वारा निषिद्ध था। अगला प्रश्न है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है, केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि उसका जो मन है वह भी अपराधी न हो। यह पूछा जाता है कि किस केस में यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो यह जो है स्टेटमेंट दिया गया था आर बनाम टाल्सन के मामले में। आर बनाम टाल्सन में
केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी न हो। और यहाँ पर जो मुख्य मामला था वह द्विविवाह का था। तो इसमें कहानी आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति है और यह कहीं चला जाता है और इसकी जो बीवी है इसका इंतजार करती है, लगभग 6 साढ़े 6 साल तक इंतजार करती है और उसको विश्वास हो जाता है, सद्भावना पूर्वक विश्वास हो जाता है कि अब उसका पति जो है वापस नहीं आएगा, हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई हो। अब इसी आधार पर, इसी विश्वास के आधार पर यह जाकर के एक तीसरा व्यक्ति है इससे विवाह कर लेती है। जबकि अगर 7 वर्ष पूरा होने से पहले, उसके लापता होने से 7 वर्ष पूरा होने से पहले वह जो है किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करती है तो वह द्विविवाह की दोषी होगी। लेकिन इस आर बनाम टाल्सन के केस में उसने कहा कि हम जो है यह विश्वास करते थे कि हमारा जो पति है अब मर गया है, सद्भावना पूर्वक हमने विश्वास किया, 6.5 साल या 6 साल तक हमने उसका इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया, फिर हमने इससे विवाह किया है। तो यहाँ पर इसी आधार पर उसको माना गया कि उसने जो दूसरा विवाह किया था एक्स से, वह सद्भावना पूर्वक किया था, इसलिए वह द्विविवाह की दोषी नहीं होगी और उसको तथ्य की भूल के आधार पर बचाव दिया गया था। अगला प्रश्न है कि कॉमन लॉ का यह सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन नहीं होगा जब तक कि उसने अपराध करने के लिए पूर्व में सहमति न दी हो या उसको अधिकृत न किया हो। लेकिन इस सामान्य नियम का भी एक अपवाद है। वह अपवाद कौन सा है इस विकल्प में से? तो उस अपवाद जो है यह है लोक उपताप या पब्लिक न्यूसेंस का। इसके अलावा जो है यह सारे कठोर दायित्व के नियम है, लेकिन यह जो पहला है कि यह प्रतिनिधिवाद में जो है आपराधिक विधि में प्रतिनिधिवाद का जो सिद्धांत है वह आर बनाम हिगिंस के केस में प्रतिपादित किया गया था। और यहाँ पर यह कहा गया कि प्रतिनिधि के नियम के 3 अपवाद हैं। प्रतिनिधि नियम के 3 अपवादों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो उसको देखेंगे। तो इसके अंतर्गत लोक अपमान लेख है, पब्लिक न्यूसेंस है और न्यायालय अवमान है। तो यहाँ पर यह निर्णय दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने ही कार्यों के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी होता है और एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके 3 अपवाद हैं, यही तीनों अपवाद यहाँ पर बताए गए हैं। आपराधिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित किया गया था आर बनाम हिगिंस के केस में। और यह आपसे बार बार पूछा जाता है कि आर बनाम हिगिंस के केस में कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया था। अगला आगे के 2 और केस हैं जो कि प्रतिनिधित्ववाद पर आधारित हैं, वार्कर बनाम लेविंसन का और दूसरा है नवरो बनाम मोरग्रांट लिमिटेड 1951 का केस। यह 3 केस जो है आपको प्रतिनिधिवाद के सिद्धांत पर आधारित हैं और इसको ध्यान रखना चाहिए। अगला सूक्ति है सूत्र नलम क्रीमेन सिने लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे। अर्थात इसको आपसे कभी यह पूछा जाए कि इसका तात्पर्य क्या है या किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका अर्थ क्या है, इस रूप में भी आपसे यह पूछा जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वैधानिकता का सिद्धांत। इससे क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न में आपको 2 बातें दिखेंगी। सबसे पहले तो इस जो सूक्ति दी गई है इसका अर्थ क्या है? तो वैधानिकता का सिद्धांत। और इससे क्या अभिप्रेत नहीं है? तो इससे अभिप्रेत जो है उसको देखेंगे तो दांडिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है और दांडिक विधि कठोर व्याख्या होनी चाहिए और विधि में निश्चितता होनी चाहिए। इस सिद्धांत का यही अर्थ है। लेकिन विधि की अनधिमान्यता यह जो है वैधानिकता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि वैधानिकता के सिद्धांत से संबंधित 3 बातें आती हैं कि किसी भी आपराधिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है कि आज अपराध किया गया और आज अपराध जब किया गया तो आज कोई ऐसी विधि नहीं है जो कि उसको अपराध घोषित करती है। तो हम क्या करेंगे कि आज ही एक विधि बनाए और 4 दिन पहले हुए अपराध को, 4 महीना पहले किए गए अपराध को हमने क्या किया, उसको कार्य जो किया गया था उसको आज हमने अपराध घोषित किया। तो यह क्या हुआ? भूतलक्षी। तो भूतलक्षी प्रभाव जो है दांडिक विधि में नहीं दिया जा सकता है और जो दांडिक विधियां हैं उसकी कठोर व्याख्या की जानी चाहिए ताकि किसी के साथ अन्याय न हो पाए और विधि में अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनिश्चितता है, संदेह है तो उसका लाभ जो है अभियुक्त को मिल जाएगा और वह दोष सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर यह बातें वैधानिकता के सिद्धांत से संबंधित हैं। और यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है विधि की अनधिमान्यता,
तो विधि की अनधिमान्यता जो है इस सिद्धांत का आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि विधि की अधिमान्यता इसका आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पर चारों बातें में से तीसरा ही जो है सही नहीं है। तो वही बातें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। नलम क्रीमेन सिने लेगे, नल्ला पोइना सिने लेगे, इसे वैधानिकता का सिद्धांत कहते हैं। इसके सिद्धांत के अनुसार कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब तक कि वह विधि के अंतर्गत उसे अपराध के रूप में उद्घोषित नहीं कर दिया जाता। बिना विधि के किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। और इसके सिद्धांत के अनुसार दांडिक विधि भूतलक्षी नहीं होना चाहिए और इसे ही कहा जाता है नॉन रेट्रो एक्टिविटी ऑफ पीनल लॉज। दूसरा है दांडिक विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए और तीसरा है विधानों की जो है निश्चितता होनी चाहिए और चौथा है विधि की अधिमान्यता होनी चाहिए। तो ये चार जो है कॉन्सेप्ट इसके आवश्यक तत्व हैं। और कॉमन लॉ का एक सिद्धांत है ऑटर फोइस एक्विट एंड ऑटर फोइस कन्विक्ट। इसे ही पूर्व दोष सिद्धि या पूर्व दोष मुक्ति का सिद्धांत कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एक स्थान पर हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश किया है। ये आपको बहुत खोजना होगा, किताबों में मिलेगा लेकिन खोजना होगा, लेकिन हमने आपको एक स्थान पर इसको प्रोवाइड कराया है। आपका कार्य ये है कि आप इसको एक कागज में कहीं नोट कर लेंगे तो और हो सकता है कि हम इसको कहीं अपने टेलीग्राम पर डालें तो आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। आपका जो कार्य है आप उसको कहीं नोट कर लेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा और मेंस में लिए यह बहुत कारगर साबित होगा। और यहाँ पर देखेंगे कि ऑटर फॉइस एक्विट एंड ऑटर फॉइस कन्विक्ट, इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त पश्चातवर्ती विचार के दौरान पूर्व दोष सिद्धि और दोष मुक्ति की सहायता ले सकता है। अर्थात एक ही अपराध के लिए उसको फिर से दो बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो पूर्व दोष मुक्ति और पूर्व दोष सिद्धि पश्चातवर्ती विचार को वर्जित करती है। अगला एक सूक्ति है कि नेमो डिबेट प्रोएम्बेन काजा विस वैक्सरी। यह सिद्धांत इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित है और इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही हेतु के लिए दो बार तंग नहीं करना चाहिए। तो यह सारे जो सिद्धांत हैं आपसे कभी कभी संविधान में भी डाल करके पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। अब देखिए अपराध की आवश्यक अवस्थाएं, चूंकि अब शायद इसके बाद जो है आपका फिर से ये भारतीय न्याय संहिता हो, यह कॉन्सेप्ट है और इसको समझना आपके लिए आवश्यक ही है। तो निम्नलिखित में से कौन अपराध की चार अवस्थाओं का सही क्रम है? तो अपराध की कुछ अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले कोई व्यक्ति कोई कार्य करने का आशय बनाता है, दिमाग में उसको सोचता है, तो आशय हुआ। जब आशय उसका बन गया, अब उसने सोच विचार लिया कि हमको कोई कार्य करना है, तब उस कार्य करने के लिए साधन जुटाता है, तैयारी करता है। जब तैयारी भी उसने कर लिया और अब उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको आप प्रयत्न करते हैं, प्रयास कहते हैं। फिर प्रयास कर लिया उसने और प्रयास करने के बाद उसने कार्य को किया या अधूरा छोड़ा या कुछ भी किया, तो उसका वह परिणाम होता है। तो अपराध की क्या होती हैं? चार अवस्थाएं होती हैं: आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम। और यह क्रम है इसका। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 यह किससे संबंधित है? तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आप देखेंगे जो धारा 1 है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, यह जो है संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और विस्तार इससे संबंधित है। और अगर धारा 1 में पूछा जाए तो कितने खंड हैं, यहाँ पर कुल 6 खंड हैं और 6 खंड के अंतर्गत जो भारतीय दंड संहिता की 5 धाराएं थी, धारा 1 से लेकर के धारा 5 को यहाँ पर धारा 1 के अंतर्गत ही समाहित कर लिया गया है। तो इस प्रकार से जो है धारा 1 किससे संबंधित है? तो संहिता के नाम, प्रवर्तन और विस्तार से। अगला प्रश्न है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड तो नहीं बताया गया है, बल्कि यह बताया गया है कि वो दंडनीय है। किस धारा के अंतर्गत? तो यहां पर आप देखेंगे धारा 1 खंड 3, धारा 1 के खंड 3 के अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कोई कार्य या लोप करता है वह भारत के भीतर दोषी होगा और इसी संहिता के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। तो इस संहिता के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन ऐसा जो कार्य है वह भारत के भीतर होना चाहिए। लेकिन खंड 1 के उपखंड धारा 1 के खंड 4 के अंतर्गत आप देखेंगे कि अगर भारत का नागरिक है और भारत के बाहर कोई कार्य करता है जो कि भारत में अपराध है, भारत का नागरिक है और भारत के अंतर्गत कोई कार्य अपराध है और वही कार्य हो जाकर के विदेश में कर रहा है, तो वह जो है भले वहां अपराध न हो लेकिन वह भारत में विचारण का पात्र होगा।
यह खंड 4 के अंतर्गत बताया गया है। इसी प्रकार से खंड 5 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत से बाहर या परे किसी स्थान में भारत के नागरिक के द्वारा किया जाता है, या भारत में कोई पंजीकृत पोत या विमान है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, उस पर कोई अपराध किया जाता है तो वो भी माना जाएगा कि वो अपराध भारत में किया गया है। इसी प्रकार से भारत में कोई कंप्यूटर है, उसको कोई व्यक्ति अमेरिका से बैठ करके हैक किया कर रहा है, तो यह भी समझा जाएगा कि उसने जो है आईपीसी के अधीन अपराध किया है, भारत के अंतर्गत माना जाएगा। तो आईपीसी की धारा 2 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है और आपके बीएनएस के अंतर्गत धारा 1 में है। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर किए गए किंतु भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया जाएगा? तो यह जो है धारा 1 का खंड 4 है, इसी के अनुसार इसका दंड दिया जाएगा। अब भारत से बाहर है तो खंड 4 लागू होगा, भारत के भीतर ही रहकर कर रहा है खंड 3 लागू होगा, और खंड 5 कब लागू होगा? तो जब उसने जो है इस तरीके का अपराध किया है कि कंप्यूटर को लक्ष्य बनाकर, या भारत के कोई पोत है या कोई विमान है उस पर कोई अपराध कर रहा है, या भारत से बाहर या परे किसी नागरिक के द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है, तो वहां पर खंड 5 लागू होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रातीत प्रवर्तन का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किन धाराओं के अंतर्गत है? तो क्षेत्रातीत प्रवर्तन से तात्पर्य यह है कि जो यह संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, इसका जो प्रवर्तन है भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर भी हो सकता है। तो यह कहां पर ऐसा प्रावधान है? धारा 1 खंड 5 के अंतर्गत। और यही प्रावधान आपको आईपीसी में कहा मिलता था? तो आईपीसी के अंतर्गत धारा 3 और धारा 4 को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी यह प्रावधान इसी तरीके से मिलता था, जैसा कि बीएनएस के अंतर्गत धारा 1 खंड 5 के अंतर्गत मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी होता है या नहीं है? तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो वह अगर भारत का कोई नागरिक है और उसने जो है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के बाहर किया है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर धारा 1 खंड 5 उपखंड ए लागू हो जाएगा। वहां पर यह बताया गया है कि इस संहिता के उपबंध वहां पर भी लागू होंगे जबकि भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा वह जो कार्य है वह किया जाता है, तो वह तभी लागू होगा जबकि वह भारत का नागरिक है, तभी वह दंडनीय होगा। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो वह दंडनीय नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा? तो किस परिस्थिति में भारतीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा और वह विचारण कर सकता है? तो किसी दूसरे देश में एक भारतीय नागरिक के द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो वहां पर भारतीय न्यायालयों का क्या होगा? अधिकारिता होगी। दूसरा है कि भारत में एक विदेशी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो भी जो है यहाँ पर यह आपका बीएनएस लागू होगा। तीसरा है कि एक जहाज पर एक व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है, अब व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे कहीं का भी हो, इन सभी मामलों में भारतीय जो न्याय संहिता है इसका क्षेत्राधिकार होगा, इसके प्रावधान लागू होंगे। अब धारा 1 खंड 5 देखेंगे तो धारा 1 खंड 5 के अंतर्गत ही यह सारे जो प्रावधान है वह लागू होंगे। इसमें यह बताया गया है कि इस संहिता के उपबंध निम्नलिखित स्थानों पर अपराध करने के मामले में लागू होंगे। पहला है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में अगर नागरिक के द्वारा अपराध किया जाता है। दूसरा है कि भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो माना जाएगा कि भारत में वह अपराध किया गया है और इस संहिता के उपबंध वहां पर लागू होंगे। तीसरा है कि भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बना करके भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वहां पर भी भारतीय न्याय संहिता के जो प्रावधान है वह लागू होंगे। अगला प्रश्न है कि जो कि भारत का नागरिक है वह क्या करता है? युगांडा में हत्या करता है, दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह विचारित और दोषित किया जा सकता है, कहां पर? तो इसको देखेंगे आप, तो जब धारा 1 खंड 5 को पढ़ेंगे तो वहां से इसका आपको उत्तर मिल जाएगा कि एक भारत का नागरिक है और भारत से बाहर और परे किसी भी स्थान पर इस संहिता के अधीन कोई अपराध करता है तो वहां पर जो है आईपीसी क्या पहले आईपीसी थी, अब तो बीएनएस है, इसके प्रावधान आपको लागू हो जाएंगे। और जहां पर वह पाया जाता है
अर्थात दिल्ली में वह पाया गया है भारत में, अब उसको पकड़ दिया जाएगा और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार उसका विचारण किया जाएगा। प्रावधान कहाँ है? धारा 1 खंड 5 के अंतर्गत, और उपखंड क्या है? ए है। तो इसी के अनुसार इसका विचारण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर किसी स्थान में अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध को लागू होंगे? तो अगर आप देखेंगे कि प्रश्न यह पूछा गया है कि भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बना करके कोई अपराध किया जाता है, तो अगर ऐसा अपराध किया जाता है तो वहां पर हमारी जो बीएनएस है या भारतीय नागरिक न्याय संहिता है, इसके धारा 1 खंड 5 उपखंड सी, इसके प्रावधान लागू होंगे। जबकि आईपीसी के अंतर्गत आपकी कौन सी धारा लागू होती थी? तो यहाँ पर धारा 4 का उपधारा 3 लागू होती थी कि अगर जो है भारत में स्थित कोई कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके कोई अपराध किया जाता था तो उसका जो प्रावधान था भारतीय दंड संहिता में धारा 4 के अंतर्गत, और इसको जोड़ा गया था 2008 में आईटी एक्ट के द्वारा। लेकिन उसी प्रावधान को आपकी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत शब्दशः यथावत जो है स्वीकार किया गया है और इसको रखा गया है धारा 1 खंड 5 उपखंड ग या सी के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो यहां पर जो है दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में ऐसा कार्य करता है जो उस देश में अपराध नहीं है लेकिन वह भारत में अपराध है, तो उसका विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है? तो वह जो है, चूंकि अब इंग्लैंड में तो उसका अपराध ही नहीं है उसका कार्य, इसलिए वहां पर कोई मतलब नहीं है और वहां के अपराध या वहां के विधि से हमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारा नागरिक है, भारत का नागरिक है और भारतीय विधि के विरुद्ध कोई अपराध किया है, तो इसलिए उसका जो विचारण होगा वह भारत में किसी भी स्थान पर जहां वो पाया जाता है वहां पर उसका विचारण होगा भारतीय विधि के अनुसार। अगला प्रश्न है, क्या एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है? तो सबसे पहले हमको इस प्रकार के प्रश्नों में यह समझना होगा कि वह नागरिक कहाँ का है, भारत का है, उसके बाद हत्या चाहे इंग्लैंड में करे चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में करे। तो अगर उसने भारत का नागरिक है और उसने हत्या किया है, और हत्या जो है हमारी भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत क्या है? अपराध है। तो इसलिए अब उसका जो विचारण होगा वह भारतीय न्याय संहिता के अधीन धारा 1 खंड 5 उपखंड क, जो कि यह कहता है कि इस संहिता के उपबंध वहां भी लागू होंगे भारत के बाहर भी जहां पर भारत के नागरिक द्वारा वह अपराध किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाएगा? यहाँ पर व्यावृत्ति की गई है, सेविंग क्लास की बात हो रही है। तो इसी हो आपको आपकी बीएनएस के अंतर्गत मिलेगा यह प्रावधान धारा 1 उपखंड 6 के अंतर्गत, और आईपीसी में कहा था यह? तो आईपीसी के अंतर्गत आप देखेंगे धारा 5 के अंतर्गत यह प्रावधान मिलता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इस संहिता अर्थात भारतीय न्याय संहिता के जो प्रावधान है कुछ मामलों में नहीं लागू होंगे, जैसे अगर वह भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों से संबंधित कोई विधि है तो उस विधि पर यह अपना जो है प्रभाव नहीं डालेगी, बल्कि वहां पर जो वह विधि है उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। दूसरा है कि सैनिकों, नौसैनिक, वायु सैनिक के द्वारा अगर कोई विद्रोह किया जाता है और अभित्यजन को किया जाता है और उसको दंडित करने वाले कोई अधिनियम है तो उसके ऊपर भी अर्थात सामान्य सी बात है कि सेना से संबंधित कोई विधि है और विधि के तहत कोई दंड का प्रावधान किया गया है, मार्शल लॉ से सामान्य शब्दों में कहें तो मार्शल लॉ के ऊपर भी आईपीसी या बीएनएस का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई विशेष विधि है या स्थानीय विधि है तो उस पर भी इस संहिता का कोई भी जो असर है, प्रभाव है, वह नहीं पड़ेगा। तो यह सभी बातें जो है सही हैं, यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता का कोई जो प्रभाव है वह नहीं पड़ेगा। अब आगे देखेंगे हम लोग भारतीय दंड संहिता का जो अध्याय 2 था जिसमें साधारण स्पष्टीकरण के बारे में प्रावधान किया गया था, अब जो है इसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 को प्रतिस्थापित कर दिया। तो साधारण स्पष्टीकरण शब्द अध्याय के रूप में जो है अध्याय 2 थी आईपीसी में, और यहाँ पर पूरी परिभाषाएं बताई गई थी। अब उन सभी परिभाषाओं को धारा 2 के अंतर्गत डाल दिया गया है और उस अध्याय को यहाँ पर हटा दिया गया है। अब अध्याय 2 जो कि बीएनएस के अंतर्गत है उसमें कोई और प्रावधान किया गया है, आगे हम उसको देखेंगे।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। परिभाषा खंड जो कि धारा 2 के अंतर्गत बताई गई है। तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में कार्य, कार्य से तात्पर्य यहाँ पर वर्क नहीं होगा, बल्कि हम अंग्रेजी में इसको क्या देखेंगे, एक्ट। तो एक्ट को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 खंड 1 के अंतर्गत एक्ट या कार्य को परिभाषित किया गया है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे आईपीसी में, तो आईपीसी में कार्य शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई थी? तो धारा 33 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता में कार्य की परिभाषा दी गई थी। और यहाँ पर यह बताया गया था कार्य और लोप इन दोनों को एक ही के अंतर्गत परिभाषित किया गया था, लेकिन यहाँ पर कार्य को अलग और लोप शब्द को अलग रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसलिए जो है हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। लोप जो है धारा 2 के अंतर्गत खंड 25 में परिभाषित किया गया है। लोप जो है धारा 2 खंड 25 और कार्य धारा 2 खंड 1, जबकि आईपीसी के अंतर्गत धारा 33 थी, उसी में कार्य और लोप दोनों को समझा दिया गया था, दोनों को परिभाषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर यह हो गया कार्य से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, तो कार्य से तात्पर्य क्या है, इसको भी देख लेंगे। तो कार्य की परिभाषा जैसा कि आपने देखा, सबसे पहली परिभाषा यही है, धारा 2 में पहली परिभाषा कार्य है। तो कार्यों की एक अवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। तो मान लीजिए कई कार्य मिल करके एक अपराध का गठन करते हैं, तो इस सभी कार्यों को एक कार्य समझा जाएगा, या इसमें से कोई एक है इसको भी एक कार्य समझा जाएगा। इसी प्रकार से लोप या ओमिशन शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 2 खंड 25 में। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि लोप के अंतर्गत भी वही आता है, आवली का लोप की आवली का उसी प्रकार से वह दो तक है जिस प्रकार मात्र एक लोप का। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 33 में कार्य और लोप दोनों को परिभाषित किया गया था। हालांकि परिभाषा जो है यही शब्दशः यही थी जो आपकी आईपीसी में है, वही बीएनएस के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में जीव जंतु शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो जीव जंतु शब्द को परिभाषित कहाँ किया गया है, इसको देखेंगे। तो दूसरी जो परिभाषा है आपकी धारा 2 खंड 2 खंड 2, इसके अंतर्गत जीव जंतु को परिभाषित किया गया है। आईपीसी में यह कहाँ परिभाषित था? तो धारा 47 के अंतर्गत आईपीसी में जीव जंतु को परिभाषित किया गया था। और जीव जंतु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनिमल। तो यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो प्रश्न हैं वो कंफ्यूज बहुत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जीव जंतु जो है धारा 2 खंड 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी एनिमल के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा है कि क्या शामिल नहीं है, तो मानव शामिल नहीं है, इसके अलावा सभी जीव जंतु हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 खंड 3 के अनुसार बालक से क्या तात्पर्य है? अब बालक के संदर्भ में एक बात ध्यान रहे कि आईपीसी में या भारतीय दंड संहिता में बालक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था। इसके अलावा आप पॉक्सो में देखेंगे, जेजे एक्ट या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत देखेंगे, यहाँ पर दोनों भी विधियों में बालक को परिभाषित किया गया है। आपकी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत भी अब बालक शब्द को परिभाषित कर दिया गया है धारा 2 खंड 3 के अंतर्गत। यह नया प्रावधान है, और इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति क्या कहलाएगा? बालक कहलाएगा। तो बालक के संदर्भ में यह नई परिभाषा यहाँ पर जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, किसी चीज को दूसरे के सदृश प्रवंचना करने के आशय से बनाना, यह क्या कहलाता है? तो अगर एक चीज है उसको दूसरी चीज के समान इस आशय से बनाया जाए ताकि अगला व्यक्ति धोखे में पड़ जाए, प्रवंचना में पड़ जाए, तो उसको कहा जाता है काउंटरफिट या कूटकरण। तो कूटकरण को जो है कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 2 खंड 4 बीएनएस के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। अब और यही बात जो है आईपीसी में धारा 28 के अंतर्गत भी परिभाषित की। तो कूटकरण को आईपीसी में धारा 28 के अंतर्गत परिभाषित किया गया था, और आपकी जो नई संहिता है इसमें धारा 2 खंड 4 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि कूटकरण की जो नकल है ठीक वैसी ही होनी चाहिए। कूटकरण के संबंध में अगला प्रश्न देखते हैं कि कूटकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? तो पहला है कि कूटकरण के लिए यह जरूरी है कि नकल ठीक वैसी ही हो। तो यह जो है सही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे
धारा 2 खंड 4 का स्पष्टीकरण 1 2 के खंड 4 में कूटकरण को परिभाषित किया गया है। तो इसका जो पहला स्पष्टीकरण है इसमें यह बताया गया है कि यह जरूरी नहीं है ठीक नकल वैसी ही हो, वह दूसरे तरीके की भी हो सकती है। दूसरा है कि जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी की सदृश कर दे और उससे किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है तो यह उपधारणा किया जाएगा कि उसका आशय प्रवंचना ही करना था। यह बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा जो कथन है वह सही है और सत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता में न्यायालय शब्द द्योतक है। तो न्यायालय की परिभाषा आपकी दी गई है धारा 2 खंड 5 के अंतर्गत। धारा 2 खंड 5 में न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है और आईपीसी में यही परिभाषा जो है धारा 20 के अंतर्गत दी गई थी। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। तो न्यायालय जो है इसको कहाँ परिभाषित किया गया है ये तो देखा। तो न्यायालय को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो न्यायालय से ऐसा न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि के द्वारा अधिकृत किया गया है। तो ऐसा न्यायाधीश जिसको न्यायिक कार्य करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया है उसको क्या कहा जाएगा, न्यायालय कहा जाएगा। तो न्यायालय किसी कमरे का अर्थात किसी कक्ष का या किसी स्पेशल जज का द्योतक नहीं है, बल्कि न्यायालय से तात्पर्य है एक ऐसा न्यायाधीश जो कि न्यायिक कार्य करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया है, वह क्या होगा, न्यायालय कहलाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अमुक जज की न्यायालय ने यह निर्णय दिया, कोर्ट ने यह निर्णय दिया। तो जज ने निर्णय दिया ऐसा नहीं कहा जाता है, बल्कि उनकी कोर्ट ने निर्णय दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जीवन और मृत्यु अर्थात लाइफ एंड डेथ को किसकी जीवन और मृत्यु अभिप्रेत है। तो लाइफ और डेथ के अंतर्गत जो ह्यूमन है अर्थात मानव है इनका जीवन और मृत्यु अभिप्रेत है। अब जीवन और मृत्यु को परिभाषित कहाँ किया गया है, इसको अगर आप देखेंगे तो जीवन की परिभाषा दी गई है धारा 2 खंड 17 के अंतर्गत। 2 खंड 17 में जीवन की परिभाषा है और मृत्यु की परिभाषा है धारा 2 खंड 6 के अंतर्गत। जबकि आप आईपीसी के अंतर्गत अगर देखेंगे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तो यहाँ पर जो मृत्यु की परिभाषा है, मृत्यु की परिभाषा आईपीसी में दी गई थी धारा 46 के अंतर्गत और जीवन की जो परिभाषा है वह दी गई थी धारा 45 के अंतर्गत, 45 और 46 में आईपीसी में। और आप बीएनएस के अंतर्गत क्या देख रहे हैं, तो मृत्यु धारा 2 खंड 6 में और जीवन धारा 2 खंड 17 के अंतर्गत। और इन परिभाषाओं के अंतर्गत जो बताया गया है कि मृत्यु से तात्पर्य मानव मृत्यु है और जीवन से तात्पर्य मानव जीवन है। तो यहां पर पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, बेईमानी से इस शब्द का क्या तात्पर्य है। तो बेईमानी से शब्द को परिभाषित कहाँ किया गया है, सबसे पहले आप इसको देखें। तो बेईमानी शब्द को परिभाषित किया गया है या डिसऑनेस्टली को परिभाषित किया गया है 2 खंड 7 के अंतर्गत आपकी बीएनएस के अंतर्गत। और आपकी भारतीय दंड संहिता में कहाँ था यह, तो धारा 24 के अंतर्गत आईपीसी में धारा 24 के अंतर्गत बेईमानी से शब्द को परिभाषित किया गया था। तो बेईमानी से का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है, इसको देखेंगे तो बेईमानी से कोई कार्य करता है इसको यह समझा जाएगा कि जब एक व्यक्ति को सदोष लाभ करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे, अगर इस आशय से कोई कार्य किया जाता है तो उसको कहा जाता है कि वह कार्य बेईमानी पूर्वक किया जा रहा है। तो एक व्यक्ति को सदोष लाभ या अन्य को सदोष हानिकारित करने के आशय से कोई कार्य करना जो है बेईमानी से कार्य करना कहलाता है। तो यह जो है परिभाषित कहाँ किया गया है, 2 खंड 7 के अंतर्गत। और ये सारी परिभाषाएं आपको ध्यान रखना होगा और इसीलिए हम कंपेयर करके भी दोनों बातों को स्पष्ट कर रहे हैं ताकि आपके अंदर किसी तरीके कोई डाउट न रह जाए और सारी बातें क्लियर होती जाएं। और इसमें जितनी बातें आपके साथ चर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तित अभी तक नहीं हुआ है। जो कोई बातें परिवर्तित होंगी, नई जोड़ी जाएंगी, हम उसको निश्चित रूप से आपको जरूर बता देंगे कि यही बात है जो नई जोड़ी गई है। बाकी जितनी चीजें आप पढ़े हैं इसमें एक नई अभी तक नया पढ़ा है आपने कि बालक शब्द की परिभाषा जोड़ दी गई है। बालक की परिभाषा कहाँ जोड़ दी गई है, तो धारा 2 खंड 3 के अंतर्गत। और बालक किसे कहा जाएगा, तो 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति है उसको बालक कहा जाएगा। पहले अवयस्क या इस तरीके से अप्राप्त हुआ इस शब्दों का प्रयोग होता था, अब उसको बालक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो दस्तावेज की जो परिभाषा है यह दी गई है धारा 2 के अंतर्गत ही
और धारा 2 के अंतर्गत जो खंड 8 है यह डॉक्यूमेंट या दस्तावेज शब्द को परिभाषित करता है, जबकि आईपीसी के अंतर्गत इसी परिभाषा को धारा 29 के अंतर्गत दिया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे जो खंड 9 है धारा 2 का, इसमें कपट पूर्वक इसको परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 2 खंड 7 के अंतर्गत आपने देखा है बेईमानी से या बेईमानी पूर्वक इसको परिभाषित किया गया है, और खंड 5 के अंतर्गत आपने देखा न्यायालय या कोर्ट को परिभाषित किया गया है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं वह दी गई हैं। अब दस्तावेज शब्द को जो परिभाषा दी गई है इसका अर्थ क्या हुआ, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं जिनको हम दस्तावेज कह सकते हैं। तो दस्तावेज जैसा कि धारा 2 खंड 8 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसा कोई विषय जिसको किसी पदार्थ पर जो है वर्णित किया गया है और उस जिसे वर्णित किया गया है उसका उपयोग साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है, और यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप में भी हो सकता है। तो यह परिभाषा साक्ष्य दस्तावेज की है। आगे देखते हैं यह प्रावधान क्या है। तो किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख है जो उस संविदा को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, वह दस्तावेज है। बैंककार पर दिया गया कोई चेक है, यह भी दस्तावेज है। मुख्तारनामा दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग के आशय से जो है उपयोग में लाया जा सकता है, यह भी दस्तावेज है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश निर्दिष्ट हैं, ये सारी जो बातें हैं ये दस्तावेज के अंतर्गत आती हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर कथन कारण के रूप में पूछा जाएगा, अब स्वाभाविक जरूरी नहीं है कि आपसे सीधा सीधा प्रश्न आपसे प्रश्न सेक्शन पे पूछे, आपसे कॉन्सेप्ट के रूप में पूछे जाएगा। और इस बार ध्यान रहे कि जो अगर नया संहिता से प्रश्न पूछा जाता है तो ज्यादातर प्रश्न आपसे डायरेक्ट इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस पे पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। धाराएं तो अपनी जगह है, वो तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है। जो है अब आयोगों को पता चल गया है कि लड़के जो है आसानी से याद कर लेते हैं सारी धाराओं को, लेकिन इसलिए इनसे कॉन्सेप्ट में प्रश्न पूछा जाए। तो आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में, खास करके झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आप एचजेएस की परीक्षा देखें तो यहाँ पर डायरेक्ट आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आपसे धाराएं कम पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, का एक विनिमय पत्र के पृष्ठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देय है अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार इस पृष्ठांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। यहाँ कौन सा कथन सही है? तो इस मामले में यह भी चूंकि प्रश्न जो है आपसे दस्तावेज के ऊपर ही है और इसमें एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के ऊपर यह प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा कथन पूछा गया है सही है? तो पृष्ठांकन एक दस्तावेज नहीं समझा जाएगा, तो यह गलत है क्योंकि पृष्ठांकन उसने कर दिया, अर्थात वह जो विनिमय पत्र है उसके पीछे उसने अपना हस्ताक्षर कर दिया, तो यह क्या हो गया? पृष्ठांकन हो गया। तो यह जो है गलत हो गया, पृष्ठांकन नहीं समझा जाएगा जो कथन है यह गलत है। हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। दूसरा है कि पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द लिख दिए गए हों। अगर उसने हस्ताक्षर कर दिया तो यह समझा जाएगा कि यह उसी प्रकार से पृष्ठांकन किया गया मानो उसने अपना सिग्नेचर करके बकायदा उसको दिया है कि लीजिए अब आपको हम भुगतान कर रहे हैं। तो यही जो कथन है यह सही है, और इसको आप देखेंगे तो जो दस्तावेज की परिभाषा दी गई है इसमें 2 स्पष्टीकरण हैं और लास्ट में एक दृष्टांत दिया गया है, इसी दृष्टांत पर आधारित है। तीसरा है कि पृष्ठांकन एक दस्तावेज है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द लिख दिए गए हों। यह भी कथन है, केवल नाम लिख देने से भुगतान नहीं हो जाता है, यह भी गलत है। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, दस्तावेज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है अर्थात सही नहीं है? तो पहला है कि कोई ऐसा विषय है जिस पर अक्षर, अंक या चिन्ह के द्वारा कोई बात वर्णित किया गया हो, तो यह बात बिल्कुल सही है और यह क्या होगा? दस्तावेज समझा जाएगा। दूसरा है कि इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी आते हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि यह महत्वपूर्ण है कि उसे न्यायालय में उपयोग करने के आशय से बनाया गया हो, यह बात सही नहीं है, अर्थात यही कथन असत्य है। क्योंकि आप धारा 2 खंड 8 का पहला स्पष्टीकरण देखेंगे, उसमें यह बताया गया है कि यह तत्वहीन है
कि जो दस्तावेज है या कोई अक्षर, अंक या चिन्ह बनाया गया है वह साक्ष्य के रूप में न्यायालय में उपयोग किया जाए, इस आशय से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, तो यह जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर असत्य कथन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, कपटपूर्ण शब्द को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो कपटपूर्ण शब्द की परिभाषा आप देखेंगे धारा 2 खंड 9 के अंतर्गत दिया गया है, और यही परिभाषा आपको आईपीसी के अंतर्गत कहां मिलेगी? तो धारा 25 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है कपटपूर्ण शब्द की। तो कपटपूर्ण से तात्पर्य क्या है? तो कपट करने के आशय से अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसको कपटपूर्ण समझा जाएगा, माना जाएगा, जो कि इसकी परिभाषा बताई गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता में पुल्लिंगवाचक शब्द ही, यही पूछा जाएगा, ही या वह शब्द प्रयोग किए हैं, तो यह जो शब्द है यह प्रयोग किया जा सकता है किसके लिए? तो जो आपकी पुल्लिंगवाचक शब्द है वह अर्थात ही जो शब्द है वह किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, या एक शब्द और जोड़ दिया गया है, चाहे वह नर हो या नारी हो, आगे प्लस एक शब्द आपकी इस संहिता के अंतर्गत जोड़ा गया है, वह कि उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर शब्द ही शब्द अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसके अंतर्गत उभयलिंगी भी आते हैं। और आपकी जो पुल्लिंग शब्द का परिभाषा दी गई है, यह दी गई है आपकी बीएनएस के अंतर्गत धारा 2 खंड 10 के अंतर्गत, और आईपीसी में कहां पर थी यह? तो धारा 8 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। अब ध्यान रहे कि धारा 2 खंड 10 के अंतर्गत जो लिंग की परिभाषा दी गई है या जेंडर की जो परिभाषा दी गई है, तो जेंडर की जो परिभाषा है इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि पुल्लिंगवाचक शब्द के अंतर्गत अर्थात शब्द ही के अंतर्गत ही और सी दोनों आएगा, और पहला स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है इसमें, और उस स्पष्टीकरण के अंतर्गत ट्रांसजेंडर शब्द को भी पहली बार यहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर धारा 2 खंड 10 आईपीसी की धारा 8 भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 का खंड 10 में एक स्पष्टीकरण जोड़ करके उभयलिंगी अर्थात ट्रांसजेंडर को परिभाषित किया गया है, और इसकी परिभाषा यह दी गई है कि जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के अंतर्गत जिसको उभयलिंगी बताया गया है, वही उभयलिंगी यहाँ पर समझा जाएगा धारा 2 खंड 10 के स्पष्टीकरण के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता में सद्भाव पूर्व शब्द को कहां पर परिभाषित किया गया है? तो सद्भाव पूर्व शब्द की परिभाषा जो है धारा 2 खंड 11 के अंतर्गत दी गई है। आईपीसी में कहां दी गई है? तो धारा 52 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। अब देखिए सद्भाव पूर्वक किसे कहा जाएगा? तो कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई है या नहीं, तो यह तब से कही जाएगी कि अगर वह सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना या विश्वास के से की गई हो, तो उसको कहा जाएगा कि वह सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है। अगर सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया है तभी समझा जाएगा कि वह सद्भाव पूर्वक किया गया है, अन्यथा सद्भाव पूर्वक वह नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, धारा 2 खंड 12 के अंतर्गत परिभाषा किसकी दी गई है? सरकार की। तो धारा 2 खंड 12 और आईपीसी के अंतर्गत धारा 17 यहाँ पर सरकार शब्द को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि सरकार शब्द के अंतर्गत कौन आता है? तो सरकार शब्द के अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यह दोनों ही सरकारें जो है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, बल्कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार यह सरकार शब्द के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, संश्रय को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो संश्रय शब्द की परिभाषा जो है धारा 2 खंड 13 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और इसके पहले आपने आईपीसी में देखा था तो वहां पर जो है इसकी परिभाषा धारा 52 ए के अंतर्गत दी गई थी। और संश्रय के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं कि किसी व्यक्ति को कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कराना संश्रय कहलाता है, उसको देखें तो धारा 1 खंड 13 के अंतर्गत, एक नहीं है बल्कि धारा 2 है, ये धारा 2 खंड 13 इसमें जो है संश्रय शब्द को परिभाषित किया गया है, साथ साथ आईपीसी धारा 52 ए। तो संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, प्रवहन या ट्रांसपोर्टेशन के साधन देना, यह सारे कार्य क्या हैं? संश्रय शब्द के अंतर्गत आते हैं, या उसकी पकड़े जाने से बचने के लिए सहायता करना। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा कार्य संश्रय के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। अब इसके जो संश्रय को आप पढ़ रहे हैं तो दो प्रोविजन आप और पढ़ लेंगे संश्रय के संदर्भ में। एक तो है बीएनएस की धारा 164 जिसमें अभित्याजक को संश्रय देने की बात की गई है। अभित्याजक
या भगोड़ा को संश्रय, जो कि आईपीसी में 136 के अंतर्गत था, जो जानबूझकर या विश्वास रखते हुए कि कोई व्यक्ति भारतीय सेना अर्थात तीनों सेनाओं का जो अभित्याजक है, अर्थात सेना का जो सदस्य है और वहां से त्याग करके भाग गया है, वो उसको संश्रय देगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब देखिए, यह जो पनिशमेंट है यह बिल्कुल बदली नहीं है, 2 साल पहले भी थी, 2 साल आज भी है, लेकिन यह प्रावधान वहां लागू नहीं होगा जहां पर की जो संश्रय है वह पति या पत्नी को दिया जाता है, अपनी पति या पत्नी, किसी दूसरे की नहीं। तो यहाँ पर 164 जो कि आपकी है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, केवल धारा बदल दी गई है। और दूसरा जो संश्रय का संबंधित धारा है वह है धारा 249, पहले 222 थी, 212 थी, कि जब कोई अपराध किया जा चुका है तब जो कोई अपराधी को वैध दंड से बचाने के लिए उसको छिपाएगा या संश्रय देगा, तो वहां पर अपराध 3 प्रकार का है, अगर उनमें से कौन सा है उसी के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा, और इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है और अपराधी को कोई बचाने के लिए छुपाता है, आश्रय देता है, तो वह 5 साल तक का कारावास और जुर्माना। अगर अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो वहां पर 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। और अगर अपराध 1 वर्ष तक, न कि 10 वर्ष तक, अर्थात अधिकतम 10 वर्ष से कम और 1 वर्ष न्यूनतम, इस कारावास से दंडनीय है, तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति उसको संश्रय देता है, छुपाता है, तो उस अधिकतम जो सजा है उसका 1/4 उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 2 खंड 14 की परिभाषा के अनुसार क्षति या इंजरी शब्द किस प्रकार की अवैध अपहानि का द्योतक है? तो 2 खंड 14 के अंतर्गत जो क्षति या इंजरी शब्द की परिभाषा दी गई है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, तो शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति, इन सभी प्रकार की जो क्षति होती है, इंजरी होती है, वह क्षति शब्द के अंतर्गत आती है। आईपीसी में इसको कहाँ परिभाषित किया गया था? तो धारा 44 के अंतर्गत आईपीसी में भी क्षति शब्द को परिभाषित किया गया था, और यही सेम परिभाषा वहां पर भी रखी गई थी। अगला प्रश्न है, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध शब्द इस हर बात को लागू है। तो अवैध शब्द के बारे में आपसे अक्सर पूछा जाता है, जबकि यह दोनों ही परिभाषाएं एक ही धारा के अंतर्गत हैं, धारा 2 खंड 15 में, और इसी प्रकार से आईपीसी में जो थी यह धारा 43 के अंतर्गत, और यहाँ पर दोनों ही परिभाषाएं दी गई थी। पहली बात तो अवैध, दूसरा जो है करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। तो अवैध शब्द किसे कहा जाएगा? तो धारा 2 खंड 15 को देखेंगे तो अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू होगा जो कि अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो। तो आपसे अगर केवल अवैध बात पूछे तो आप 3 बातों को ध्यान रखेंगे। पहली बात तो वह अपराध है, या विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध है, या सिविल कार्रवाई के लिए अपराध आधार उत्पन्न करती है, तो वह कार्य अवैध कहा जाएगा। और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध किसे कहा जाएगा? तो कोई व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। अगर उसने उस कार्य को जिसको करने के लिए वह विधिक रूप से आबद्ध है, वह उसको नहीं करता है, तो वह उसका जो कार्य है वह क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा, और इस प्रकार से वह दोषी होगा। यहाँ पर चौथा विकल्प है, उपरोक्त सभी सही है। तो वही बातें यहाँ पर भी बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश या जज शब्द की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो जज या न्यायाधीश शब्द की जो परिभाषा है धारा 2 खंड 16 के अंतर्गत दी गई है। तो धारा 2 खंड 16 में जो न्यायाधीश की परिभाषा है वह आईपीसी में कहाँ है? तो आईपीसी में धारा 19 के अंतर्गत दी गई है। और इसी प्रकार से आपने इसके पहले न्यायालय शब्द की परिभाषा देखा, तो न्यायालय शब्द की परिभाषा जो है 2 खंड 5 के अंतर्गत दी गई है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 2 खंड 5 और आईपीसी में कहाँ थी? तो धारा 20 के अंतर्गत थी। और यहाँ पर न्यायाधीश या जज शब्द की परिभाषा पूछा जा रहा है, तो धारा 2 खंड 16 के अंतर्गत। और परिभाषा क्या बताई गई है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए विहित किया गया है विधि के द्वारा, और कार्यवाही चाहे जैसी हो, चाहे वह सिविल हो या दांडिक कार्यवाही हो, और वह वहां पर निर्णय या अंतिम निर्णय आदेश पारित करने के लिए सशक्त है, वही व्यक्ति क्या होगा? न्यायाधीश होगा। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि धारा 2 खंड 16 या आईपीसी की धारा 19 के अंतर्गत न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित है, और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो किसी सिविल या दांडिक
विधिक कार्यवाही में अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त है। और जो व्यक्ति उस निकाय में से एक हो, अर्थात कई जजों की पीठ है, उसमें से अगर कोई एक व्यक्ति है, वह भी न्यायाधीश समझा जाएगा। तो यहाँ पर न्यायाधीश की जो परिभाषा है, इसको ध्यान रखिएगा, मेंस में यह काफी काम आएगा आपके। अगला प्रश्न है, स्थानीय विधि और विशेष विधि अर्थात स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो स्थानीय विधि और विशेष विधि, तो स्थानीय विधि की जो परिभाषा है, यह धारा 2 खंड 18 के अंतर्गत दी गई है, और स्पेशल लॉ या विशेष विधि की जो परिभाषा है, यह बताई गई है धारा 30 के अंतर्गत। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 218 में स्थानीय विधि है, और स्थानीय विधि और विशेष विधि। तो स्थानीय विधि को अगर आप आईपीसी के अंतर खोजेंगे, तो यह मिलता था आपको धारा 42 के अंतर्गत। और विशेष विधि की अगर बात करेंगे, तो विशेष विधि जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपको धारा 41 के अंतर्गत मिलता था। तो जो 41 और 42 के अंतर्गत विशेष विधि पहले और स्थानीय विधि बाद में थी, अब उसको बदल करके जो है आपका स्थानीय विधि बता दिया गया 2 खंड 18 में, और विशेष विधि बता दिया गया 2 खंड 30 के अंतर्गत। अब देखिए, विशेष विधि और स्थानीय विधि जो परिभाषित किया गया है, हालांकि जो परिभाषा है वह शब्दशः वही है, उसमें कुछ भी बदला नहीं है, सारी बातें वही है। तो स्थानीय विधि वह है जो भारत के किसी विशेष भाग पर लागू होती है, केवल एक स्पेशल राज्य में या स्पेशल जिले में लागू होती है, तो वह स्थानीय विधि है। लेकिन विशेष विधि वह है जो कि केवल किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है, उसे विशिष्ट कानून या विशेष विधि स्पेशल लॉ कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के अधीन धारा 2 खंड 18 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू होगी? यह संपूर्ण भारत पर लागू नहीं होगी, बल्कि यह जो है भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगी। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो है इसका सही होगा, जैसा कि आप धारा 2 खंड 18 में इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसके अनुसार यह क्या होगा कि किसी विशेष भाग पर ही यह लागू होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या असत्य है? तो पहला है कि पुरुष शब्द से तात्पर्य किसी भी आयु का मानव न रहे। तो यह बात बिल्कुल सही है, और पुरुष की जो परिभाषा है धारा 2 के अंतर्गत खंड 19 में दिया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि पुरुष से तात्पर्य किसी भी आयु का मानव नर है। तो यहाँ पर 18 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष ये कुछ नहीं लागू होगा। फिर दूसरा आप देखेंगे मास और वर्ष, तो जिसको जो है आपके खंड 20 के अंतर्गत धारा 2 में खंड 20 में परिभाषित किया गया है मास और वर्ष को। इसकी जो गणना है वह ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी, और ठीक यही बात जो है आपकी आईपीसी में भी थी। तो आईपीसी के अंतर्गत कहाँ थी? तो यह जो है धारा 49 के अंतर्गत जो आईपीसी के अंतर्गत थी, मास और वर्ष की जो गणना की बात की गई है। इसी प्रकार से आप देखते हैं पुरुष शब्द की जो परिभाषा है यह आईपीसी में कहाँ थी? तो धारा 10 के अंतर्गत। अब आइए आपकी चल संपत्ति या जंगम संपत्ति के बारे में पूछा जाता है, तो यह कहाँ पर परिभाषित है? तो जंगम भूमि से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई संपत्ति चल संपत्ति कहलाती है। यह बात गलत है, क्योंकि भूमि से अस्थायी रूप से जो जकड़ी हुई संपत्ति है वह चल संपत्ति नहीं है, बल्कि वह अचल संपत्ति है, अस्थावर संपत्ति है। और चल संपत्ति या जंगम संपत्ति की जो परिभाषा है धारा 2 खंड 21 के अंतर्गत पर दी गई है, और आईपीसी में यह कहाँ थी? तो आईपीसी के अंतर्गत धारा 22 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया था। चौथा है कि एक वचन शब्दों के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचन शब्दों के अंतर्गत एक वचन शामिल हैं। तो वचन या नंबर या वचन शब्द को कहां परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 खंड 22 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है, और आईपीसी की अगर बात करें तो धारा 9 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और उसी में बताया गया है कि एक वचन शब्दों के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचन शब्दों के अंतर्गत एक वचन शब्द शामिल हैं। हमसे असत्य नहीं है पूछा है, तो सत्य नहीं है पूछा है, तीसरा विकल्प सही नहीं है। तो वही बात यहाँ पर पुरुष को कहाँ परिभाषित किया गया है? वर्ष और मास को, जंगम संपत्ति को, वचन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो धाराएं हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि परिभाषा खंड है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भारतीय दंड संहिता सिलेबस में था तो यहाँ से आपसे अक्सर पूछा ही जाता था कि कौन सी परिभाषा कहाँ पर है। तो शपथ की जो परिभाषा है यह दी गई है धारा 223 के अंतर्गत, यह सुमेलित है। और इसके अंतर्गत कि किसी लोक सेवक के समक्ष अगर कोई बात
साक्ष्य के रूप में उपयोग में किया जाए, इस बात के लिए अगर कोई कथन करता था या प्रतिज्ञा लेता था तो उसको शपथ कहा जाता था। उसके बाद आता है अपराध। अपराध की परिभाषा जो है आपकी दी गई है धारा 2 खंड 24 के अंतर्गत। यह बात भी सही है। और अपराध को आईपीसी में जो है धारा 40 के अंतर्गत, शपथ को जो है धारा 51 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, 23 के अंतर्गत। और देखेंगे आप तो धारा 51 आईपीसी में शपथ शब्द को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से आप लोप शब्द की परिभाषा देखते हैं। लोप को जो है धारा 225 में परिभाषित किया गया है, यह भी सही है। और आईपीसी अगर बात करें तो धारा 33 थी, इसी में कार्य और लोप दोनों को परिभाषित किया गया था। इसके बाद जो है आप देखेंगे अगला धारा 2 खंड 26, तो 26 के अंतर्गत लोक नहीं है बल्कि व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है। और व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ पर है पर्सन, जबकि आप लोक या पब्लिक को देखेंगे तो पब्लिक शब्द की जो परिभाषा है यह धारा 2 खंड 27 के अंतर्गत दी गई है। तो हमसे पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो चौथा विकल्प ही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो अपराध की परिभाषा जब भारतीय दंड संहिता में प्रश्न पूछा जाता था तो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता था। आईपीसी में धारा 40 के अंतर्गत है। और आपकी नई संहिता के अंतर्गत बीएनएस के अंतर्गत जो है धारा 2 खंड 24 के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को हल किया है और अभी हम पूरे परिभाषा को समाप्त नहीं कर पाए हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इसकी सारी परिभाषाओं को समाप्त करेंगे, उसके बाद से आगे की जो धाराएं हैं, प्रोविजन है, उनको देखेंगे और निश्चित रूप से इस संहिता को हम इतनी बेहतर तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो एक संदेह है, एक डाउट है, वो पूरी तरीके से आपके दिमाग से समाप्त हो जाए और भारतीय दंड संहिता को आप इस रूप में पढ़ेंगे जैसे कि वह भारतीय न्याय संहिता है। और भारतीय न्याय संहिता पे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस और कमांड होगा जैसा कि भारतीय दंड संहिता पे था। तो आप लगे रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसको लाभ जो है अधिकतम लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।